ये कौन सा है छोटा सा बच्चा क्लास में? अल्फा का बेटा? अच्छा, क्या हुआ इसको? क्या दिया आपने चोट पे? कितनी ताकत में? फिर कितनी दफा दिया है? 4 दफा। कितनी देर में? ठीक है। शुरू में जब चोट हो ज़्यादा दे सकते हैं बार बार, लेकिन 1000 का और भी जल्दी काम करता है, अच्छा काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब क्या हाल है? आज आप वक्त पे पहुंच गए माशाल्लाह। क्या बात होगी? तबीयत खराब है? जैसे आपने फरमाया था ना हुजूर के वो मरीजों को मुझसे जल्दी छुटकारा हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। ये सारे दोस्त मुझे यही कह रहे थे कि आज आप वक्त से पहले कैसे पहुंच गए? हाँ, नहीं इनके मरीजों को अब जब से होम्योपैथी शुरू की है जल्दी छुटकारा हो जाता है। किलकेरिया काब चल रहा है? जी जी किलकेरिया काब? जी जी ठीक है। कहाँ तक पहुँचे थे हम? तो पॉलिप्स डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है, ठीक है। पॉलिप्स। हैं कहाँ? पागल जैसे। उससे पहले अल्सर्स के ठीक है, मुताबिक- ठीक है। जी एक्सॉस्टोसिस होता है। एक्सॉस्टोसिस, एक्सोस्टोसिस। हाँ एक्सॉस्टोसिस जो हड्डी बढ़ जाती है कोनों की, मैं पहले बता चुका हूँ ना इसमें। जी इसमें कैल्शियम की अनइवन प्रेजेंस होती है, मौजूदगी उसकी गैर मुतवाज़न, और हड्डियों के कोनों पर से घुटनों के जोड़ों में छोटे छोटे नोड्स से निकल आते हैं कैल्शियम के, जो काफ़ी तकलीफ देह होते हैं। ये इसका इलाज अच्छी उम्दगी के साथ कैलकेरिया के साथ हो सकता है, अगर कैलकेरिया का मरीज हो। एक आप इलामतों में पढ़ते हैं बाज़ मुहावरे, लेट लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक एंड टॉक। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक आता है वहाँ बेराइटा कार्ब का जिक्र आता है, और जहाँ लेट लर्निंग टू वॉक का आता है वहाँ कैलकेरिया कार्ब का जिक्र आता है। जहाँ लेट लर्निंग टू टॉक एंड वॉक दोनों आते हैं वहाँ नेट्रम्योर बयान किया जाता है। नेट्रम्योर अगर बचपन ही से मरीज में नेट्रम्योर की इलामतें पाई जाएं तो ये पैदाइशी तौर पर सोडियम के बैलेंस के बिगड़ने की इलामत है, और सोडियम का बैलेंस जब बिगड़ता है तो उसका ज़ाहरी तौर पर टांगों वगैरह पे भी असर पड़ता है और जहनी सलाहियतों पर भी असर पड़ता है। और ऐसा मरीज़ अमूमन बचपन में सोखे का मरीज़ बन जाया करता है। तो नेट्रम्योर की इलामतों में एक बड़ी इलामत यह है कि बच्चा एक ख़ास किस्म का सोखे का मरीज़, जो टांगें भी उसकी सूख जाती हैं और ऊपर का धड़ भी, और नेट्रम्योर की दूसरी इलामतें ऐसी हैं जिनसे वो पहचाना जा सकता है। उसका असर चूँकि टांगों पर भी है और ज़ुबान पर भी है और बहुत बचपन से असर ज़ाहिर होता है, इसलिए इसके मुतालिक कहा जाता है लेट लर्निंग टू टॉक, लेट लर्निंग टू वॉक। कैलकेरिया कार्ब का ज़ुबान पर असर नहीं है मगर टांगों पर असर नुमाया है, और बेराइटा कार्ब का दोनों पर असर मुमकिन है। ये दुरुस्त नहीं है कि बेराइटा कार्ब सिर्फ लेट लर्निंग टू टॉक है। बेराइटा कार्ब डवार्फिश बच्चों की इलामत है। नुमाया तौर पर अगर एक बच्चा जिस्मानी तौर पर भी डवार्फिश हो और जहनी तौर पर भी, तो उसे बेराइटा कार्ब का मरीज समझा जा सकता है।
बरैठा काब बच्चों की भी दवा है और बूढ़ों की भी दवा है। और अर्जुल उम्र की इलामतें यानी बचपन की तरफ लौट जाना, तरक्की और पूरे बलूगत हासिल करने के बाद, ये बरैठा काब की इलामत है। बरैठा काब मैंने शायद नहीं पढ़ाया अभी तक, जब उसकी बारी आई कार्बन जितने हैं मैं लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ कि बरैठा कार्ब में अमूमी ड्वार्फिशनेस यानी बौनापन और उससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं, लेकिन हरगिज़ लाजिम नहीं कि सिर्फ बौनों के लिए बरैठा कार्ब इस्तेमाल की जाए। बच्चों के जब बहस होती है तो जिन बच्चों में बौनेपन की इलामतें पाई जाएं वो बच्चे बरैठा कार्ब का असर रखते हैं, लेकिन एक शर्त है कि दिमागी लिहाज से भी वो बौने हों। अगर जहन तेज हो और होशियार और चालाक, जैसे बाद बच्चों में यहाँ भी मिलता है, तो उनके लिए बरैठा काब दवाई नहीं, वो बौनापन है ही नहीं, यानी इस इस्तिलाह के मुताबिक नहीं आता। बौनेपन में जो हड्डियों वगैरह के अंदर कुछ खम पैदा हो जाता है, कुछ गैर मामूली तौर पर थिकनिंग हो जाती है बाज़ जगह बोन्स की, और डिफॉर्मिटीज़ की इलामतें नुमायाँ होती हैं, सिर्फ कद छोटा नहीं। अगर ऐसी डिफॉर्मिटीज़ के साथ ज़हनी तौर पर भी इंसान किसी हद तक पीछे हो या मफलूज हो चुका हो, तो उसमें बरैठा कार्ब असर दिखा सकती है, तजुर्बे के लायक दवा है। मैंने बरैठा कार्ब को टाइफाइड के बाद की और दूसरी ऐसी बीमारियों के नतीजे में जिनमें बोन्स के ऊपर असर पड़ता है, उसमें इस्तेमाल करके देखा है, और 200 में बरैठा कार्ब रिपीट की जाए तो बहुत अच्छा असर दिखाती है, लेकिन लंबा अरसा तक देनी पड़ती है, और उसमें बिलअमूम मरीज़ में नुमायाँ तब्दीली पैदा हो जाती है। बाज़ दफ़ा बरैठा कार्ब को सल्फर से मैंने ऑल्टरनेट भी किया है और कोई नुकसान नहीं देखा, जबकि किलकेरिया कार्ब के मुतालिक कहा जाता है कि सल्फर से ऑल्टरनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले बीच में लाइकोपोडियम दाखिल किया जाए, फिर दोबारा सल्फर दी जाए, फिर किलकेरिया। ये चक्कर और ये जो आपस का ऑर्डर है, यानी तरतीब, इसको तब्दील नहीं करना चाहिए। लेकिन बरैठा कार्ब को कम से कम मेरे इल्म में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बरैठा कार्ब को सल्फर से पहले दिया जाए तो नुकसान पहुंचा हो। ये जो बीमारी किलकेरिया कार्ब की अब बहस है, इसमें टांगों पर ज़्यादा असर है और टांगों की फ्लैबीनेस के साथ साथ बच्चा देर में चलना सीखता है। सर्दी बहुत महसूस करता है मरीज, बावजूद इसके कि बाज़ दफ़ा पाँव जलते हैं, हाथ जलते हैं, बाहर भी बस्ते से निकाल देता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमेशा सर्दी महसूस करता है। इसमें एक और इलामत ये पाई जाती है जो बाज़ मरीज़ों में कभी नज़र आती है, हर एक में नहीं, कि स्टॉर्म्स आने हों तो उनसे पहले ये बैरोमीटर का काम देता है मरीज़, और अगर कोई झक्कड़ आना है, कोई स्टॉर्म आना है, तो इसकी ख़ास बात बीमारियां उछल आती हैं, उस वक्त उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कोई हवा में तब्दीली पैदा होने वाली है, मौसम बदलने वाला है। ख़ास तौर पर डस्ट स्टॉर्म से पहले मैंने रब्वा में बाज़ बच्चों को देखा था कि वो दमे की इलामतें उनकी डस्ट स्टॉर्म से पहले ही ज़ाहिर हो जाती थी। उनमें बरैठा कार्ब मुफीद है ना, किलकेरिया कार्ब। जहन साफ होता है, उस पर कोई बद असर नहीं, सिवाय इसके कि लंबा अरसा तक जहनी काम नहीं कर सकता, थक जाता है, और ये इलामत हर जिस्म के दूसरे हिस्से से भी ताल्लुक़ रखती है, इसलिए हम इसे जहनी इलामत के तौर पर अलग नहीं कर सकते। जब सारा सिस्टम ही फ्लैब, मस्कुलर सिस्टम और खून का निज़ाम सारा फ्लैबी हो जाए, उसमें जान कम हो,
تو دماغ میں بھی جب ہم کام کرتے ہیں تو خون کا رش دماغ کی طرف جاتا ہے اور یہ از خود نہیں ہوتا, اس میں مسلز ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب مسلز میں جان نہ رہے تو آہستہ آہستہ خون واپس سرک کر اپنی نارمل حالت پہ آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جس کا سارا نظام ہی کمزور ہے وہ دماغ کو دیر تک خون کی سپلائی مہیا نہیں کر سکتا, اس لیے کچھ دیر کنسنٹریٹ کرے گا پھر تھک جائے گا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آرام کیا, پھر لمبی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. اس میں اگرچہ مریض ایکسائٹیبل بھی ہو, ایکسائٹیبل ہونے کے نتیجے میں ہجان ہو جاتا ہے, خون کا رجحان سر کی طرف ہو جاتا ہے, اور مگر وہ زیادہ دیر نہیں رہتا. لیکن بریٹا کار میں ایک عجیب بات ہے کہ اس کی تھکاوٹ پھر کئی دن چلتی ہے. بعض دفعہ ایک انسان کو بہت زیادہ دماغی کام کرنا پڑے, وقتی طور پر رش ہو جاتا ہے یا کوئی بری خبر سنی ہے اس سے دماغ میں ہجان پیدا ہو گیا ہے, تو ایک رات بعض لوگ سو بھی نہیں سکتے, پریشانی سے کروٹیں بدلتے ہیں. لیکن بیراٹا کار کا جو مریض ہے وہ باقی مریضوں سے بالکل الگ مزاج رکھتا ہے. اس میں بھی ایکسائٹمنٹ ہوگی اور پریشانی ہوگی, لیکن اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کے رد عمل میں تھکاوٹ کا ہونا یہ بیراٹا کار کلکیریا کار کی نشانی ہے. بعض بچوں کو اور بعض بڑوں کو بھی ایکسائٹمنٹ میں سے نیند نہیں آتی, یہ عام چیز ہے. اس میں نے تجربے میں دیکھا ہے عام طور پر کہ نقص کا 30 کی ایک آدھ خوراک جلدی فائدہ پہنچاتی ہے, اور بعض دفعہ ریسٹاکس دینی پڑتی ہے, وہ بھی رات کے وقت اگر نیند کسی وجہ سے نہ آ رہی ہو تو جلدی سکون لے آتی ہے. کئی دفعہ سلفر کی ایک خوراک بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. کئی دفعہ کافیاں دینی پڑتی ہے. اگر ایکسائٹمنٹ ایسی ہو ذہن کی کہ جیسے بہت تیز کافی پی لی ہو کسی نے, اگر کبھی پی ہو تو اس کا دماغ بغیر تھکے جاگتا ہے اور تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا. بعض دفعہ مریض جاگ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں تھکے ہیں, دل چاہتا ہے سونے کو, پھر آنکھ نہیں لگتی. وہ کافیہ کا مریض نہیں ہے, وہ نقص کا بھی ہو سکتا ہے, سلفر کا بھی ہو سکتا ہے, رس کا بھی ہو سکتا ہے, مگر کافیہ کا مریض آنکھیں کھلی بالکل جاگا ہوا, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, لیکن نیند کا سوال ہی کوئی نہیں. ایسی صورت میں کافیہ کی ایک دو خوراکیں بہت اچھا اثر دکھاتی ہیں. ایک لمبا عرصہ پہلے میں نے اپنے اوپر بھی تجربہ کر کے دیکھا تھا. ایک دفعہ کسی وجہ سے نیند اس طرح اڑی کہ حالانکہ میری نیند بالکل نارمل ہے کہ لیٹے ہوئی آنکھیں کھلی ہیں, کوئی نہ تھکاوٹ نہ کچھ اور, مگر نیند کا نشان بھی کوئی نہیں تھا. کافیہ کی ایک خوراک کھائی ہے یا دو بس, زیادہ سے زیادہ, آرام سے پتہ نہیں لگا کب نیند آئی, ایک دم ڈراپ ہو کے نیند آ گئی. تو مزاج اگر مریض کا بھی اور دوا کا بھی ذہن پہ نقش ہو چکا ہو تو پھر زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی, اٹھ کے کتابیں نہیں ڈھونڈنی پڑتی, فوراً وقت کے اوپر وہ چیز یاد آ جاتی ہے. اس میں جو مریض جو ایکسائٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کئی قسم کے نظارے دکھائی دیتے ہیں. پھر کلکیریا کاب میں اس میں جب نیند نہیں آتی مریض کو, خواہ بڑا ہو یا بچہ ہو, اس کو کئی طرح سے مثلا نوکدار چیزیں دکھائی دینے لگیں گی, اور کچھ ایسے آبجیکٹس جو نظارے کے سامنے ناچتے ہیں, یا اچانک تصویر ظاہر ہو جاتی ہے, آنکھیں بند ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے. یہ کلکیریا کاب کی خاص علامت ہے. یہ وہ نہیں ہے جو بھوت والا میں نے بتایا تھا, وہ بالکل اور چیز ہے. اس میں ڈیڈ آبجیکٹس یعنی عام چیزیں جو زندگی سے خالی ہوتی ہیں, ہر قسم کی
कोई कील, कोई तारें, कोई इस किस्म की चीज़ें, उसमें कुछ एहसास होता है जैसे कुछ चुभने वाली या काटने वाली चीज़ हो, और उसकी वजह से घबराहट होती है। जब आंखें बंद करे फिर इंसान खोल लेते हैं आंखें। ये अलामतें बाज़ दफ़ा होती हैं बच्चों में। जब भी होंगी उस वक्त कैलकेरिया काब यकीनी तौर पर दवा बन जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बाकी अलामतें हों, जैसा मैंने बयान किया है, आम कमज़ोरी की अलामतें और खून का रश करना, सर्दी महसूस करना, हाथ पाँव को जलना, उसमें भी कैलकेरिया काब की एक आध खुराक ज़रूर फ़ायदा देती है। स्पूक्स के देखने का इंतज़ार न करें, ये मतलब है मेरा। बाद लोग याद रखते हैं फिर पूछते हैं अच्छा तुम्हें वो कोई तारे या कोई कांटे शांटे तो नजर नहीं आए? वो कहते नहीं, अच्छा फिर कैलकेरिया काब नहीं, फिर कुछ और। ये गलत तरीका है होम्योपैथी का। हर चीज होती ही नहीं एक आदमी में, बाज अलामतें होती हैं, बाज नहीं होती। मगर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये हो तो फिर और किसी तरफ दिमाग नहीं जाना चाहिए, फिर कैलकेरिया काब ही की तरफ दिमाग जाना चाहिए। फिंगर्स पिक करता है कहते हैं, ये तो बहुत चीजों में पाया जाता है। फिंगर का पिक करना, यूं करना, बाद लोग छुपाते रहते हैं, बाद लोग यूं पिक करते हैं, यूं नोचते हैं। क्या ये करता है ना? इसका भी इसकी आंखें चमक उठी है ये बात सुन के। इसके नाखून देखे, इसका दिल नहीं चाहता कि मैं खाऊं, लेकिन हर वक्त करता, बिल्कुल नाखून है ही नहीं। क्या दिल नहीं चाहता खाऊं? कहता है कि मैं ना ये काटूं नाखून को। दिल तो चाहता तो करता है ना ये। हर वक्त लगा रहता है, हाँ, इसके इख्तियार में नहीं है। ये जो है ना, इसके मुतालिक एक और दवा में मुझे मैंने पढ़ा हुआ, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही, जो नाखून के साथ थोड़ी थोड़ी उंगलियां भी खा जाते हैं, चमड़ा जो हाथ का नीचा वो भी काटा जाता है। ये टिपिकल किसको याद है? कोई कौन सी दवा है? नेट्रोम्योर में है या किस? नेट्रोम्योर में भी गालबन है, लेकिन और भी चेक करना चाहिए। मुझे नेट्रोम्योर में याद पड़ता है कि उसमें था। ये कैलकेरिया का मरीज तो नहीं दिखाई दे रहा देखने में, वैसे तेज तर आ रहा है। हाँ, कैलकेरिया का मरीज नहीं है। नेट्रोम्योर पॉसिबल मुमकिन हो। हाँ जी, ये कई होम्योपैथ ने फौरन फतवा दे दिया इसके ऊपर, वो खिला के देखें। नेट्रोम्योर की असल अलामत ये होती है, जो गालबन इसमें नहीं होगी क्योंकि मौका ही नहीं मिलेगा आपको देखने का, कि नाखूनों के पास ये जो जिल्द है जिसने नाखूनों को पकड़ा हुआ है वो उखड़ती है और छोटे छोटे धागे से यहाँ दिखाई देते हैं। उनको मरीज नोचता है तो दर्द होती है, लेकिन उसके बगैर तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि जब उल्टी तरफ से हाथ लगता है उसको तो फिर मरीज बहुत तकलीफ महसूस करता है, इसलिए उसको नोचता है। और अगर ये हो तो फिर रफ्ता रफ्ता नोचने की आदत पड़ जाती है। ये अमूमन इसका आगाज जो मैंने देखा वो इस तरह होता है। अब मुझे पता नहीं इसके नाखून इसी तरह थे कि नहीं, लेकिन ये जब चीज उखड़ती है करीब से तो नाखूनों में अमूमन एक बेचैनी पैदा होती है। इसलिए ये कोई बैद नहीं कि बगैर उखड़े भी वो बेचैनी मौजूद हो, उसकी वजह से बच्चा बार बार नाखून को मुंह में चबाता हो। देखे देखें पता लग जाएगा। ठीक है, अगले हफ्ते तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए, इसको साथ ले आना अगर स्कूल ना गया हो तो। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि बाज़ दफा ये पिक करने वाले हैं ना बच्चे, फिंगर्स वगैरह को यहाँ से यूं करके नोचना, यूं बार बार, ये जब आंखें बंद करें नींद से पहले तो जरूरी नहीं कि इनको वही बेजान चीजें दिखाई दें, बाज़ दफा इनको चेहरे भी दिखाई देते हैं, मगर भूत नहीं है। भूत देखना और भूत का खौफ बिल्कुल अलग चीज है, वो इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन बाज चेहरे खा जाने पहचाने हों, खा अजनबी हों, आंख बंद करते हुए आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसे बच्चे फिर बहुत घबराते हैं, बेचैन हो जाते हैं। इसमें तो नहीं है ये। मैं बताइए कैलकेरिया का मरीज ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैलकेरिया का मरीज हो तो उसमें बाज़ दफा ये भी अलामत साथ पाई जाती है। ये जो इलामतें हैं
اس کی ناخنوں کی سطح روکنے والی یا ذہنی علامتیں یہ کیلکیریا اور پیٹرولیم کی ملتی ہیں آپس میں. پیٹرولیم میں بھی یہی علامتیں پائی جاتی ہیں اور پیٹرولیم میں بھی جلد جو ہے وہ خشک ہو کر بعض دفعہ وہ چھوڑتی ہے، خاص طور پر ناخنوں کے جوڑ وغیرہ کے اوپر. پیٹرولیم کبھی آپ نے پیٹرول کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہے؟ وہ اسکن پر ویسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے. اور بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خشک ایگزیمے میں اور ایسے علاقوں کے دمے میں جہاں پیٹرولیم کا دھواں بہت پایا جاتا ہو، پیٹرولیم اچھا کام کرتی ہے. جلد خشک ہو اور دمہ خشک دمہ اور جیسے خشکی ہو گئی ہو اندر بھی، وہ پیٹرولیم کی خاص علامت ہے. اور ایک دو مریضوں کو میں دوسری دوائیں دے کے تھک گیا تھا، کام نہیں کر رہی تھی، مجھے ایک دم پیٹرولیم کا خیال آیا. اور ایئر پولوشن تو یہاں ہے ہی کافی، تو اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فرق پڑا اس کو، اور اس کے بعد پھر دوبارہ شکایت نہیں کبھی کی اس نے. تو پیٹرولیم کو اس پہلو سے بھی یاد رکھنا چاہیے. عام طور پر یہ جو ڈپریشن کے دورے اور غم کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں بہت دواؤں میں پائے جاتے ہیں. یاد ہے آپ کو کون کون سی دوائیں ہیں بھٹی صاحب؟ ڈپریشن، اگنیشیا، اداسی کے، ڈپریشن کے، میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. اگنیشیا بتائی تھی. اگنیشیا تو خیر عام، بالکل ہی عام ہے. اور اس کے علاوہ سوڈیم سالٹس جتنے ہیں ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. نیٹرمور میں بھی ہے اور آرم میں بھی ہے اور گریشولا میں بھی ہے. اور بہت سے ایسی دوائیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی. وقت ایک دفعہ ان پر اس پہلو سے نظر ڈال دینی چاہیے دوبارہ کہ غم کے اثرات والی دوائیں کون سی ہیں جن میں انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ایک آپ کو دوا بتائی تھی کہ جس میں ڈپریس ہو کر وہ اس کو کسی کو دلچسپی نہیں رہتی کسی چیز میں. آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یاد ہے کون سی دوا تھی؟ یعنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ ارد گرد ماحول میں دلچسپی چھوڑ دیتا ہے مریض. کیا دوبارہ پوچھیں؟ ہاں ایمبرا گریسا تھا، کریکٹ. دیکھیں اور سے پھر جیت گئی ہیں سب سے زیادہ. اور آرنیکا میں بھی پائی جاتی ہے یہ بات. آرنیکا کے مریض جب اس پہ ڈپریشن، اداسی ہو، ڈپریشن ہو تو ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سیپیا میں اور ہے. سیپیا میں وقتی اداسی نہیں ہے. سیپیا میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی، بیوی سے بھی یا بیوی خامد سے بے نیاز سی ہو جاتی ہے، مگر وہ ایک مستقل چیز ہے. اس کو ڈپریشن کا نتیجہ نہیں کہتے. وہ بہت گہری تکلیف ہے. وہ مزاج کے اندر ایک قسم کی اپنوں سے تلخی اور دوری واقع ہو جاتی ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ وقتی چیزیں ہیں لیکن وہ بہت خطرناک ہے. کیلکیریا کار کے ڈپریشن میں جو ایک ایسی بات ہے جو باقی دوسری دواؤں میں نمایاں طور پر کبھی نوٹ نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ڈپریس ہو جاتی ہے. 8-9 سال کی بچی ہو اور ایک دم اداسی کی شکار ہو جائے، کسی چیز میں دلچسپی نہ لے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائے، اس میں کیلکیریا کار بہت اچھی ہے. یعنی پیوبرٹی سے پہلے، بلوغت سے پہلے کا جو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے اس میں یہ دورہ نہیں پڑنا چاہیے، مگر خصوصاً لڑکیوں میں اگر ایسا دورہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غدودیں ہیں جن کا جوانی سے تعلق ہے ان میں کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور اس کے لیے فوری علاج مناسب ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ اور کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس کی ایک علامت ہے. بعض ڈاکٹرز نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ
मरने की ख्वाहिश भी करती है, खुदकुशी नहीं करना चाहती, लेकिन खुदकुशी वाला मिजाज मुख्तलिफ है, उसमें थोड़ी सी वायलेंस भी पाई जाती है। इसके मिजाज में मरने की तमन्ना खाली आ जाती है। अब बड़े आदमी के अंदर तो कई दफ़ा ये होता है जो मायूस हो जाए कई किस्म के नुकसानात के नतीजे में, मायूसियों के नतीजे में, लेकिन 8-10 साल की बच्ची अगर ये बात करती है तो अजीब सी बात है। बस इस अजीब बात के साथ ही किलकेरिया का आपके तस्वुर को बांध लें अच्छी तरह। ये तकलीफ जो है उसमें तो बच्चों में तो गैर मामूली है, लेकिन बड़ों में भी ये दिखाई देती है अलामत। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बयान किया है, वायलेंस नहीं है, खुदकुशी की टेंडेंसी नहीं है, लेकिन बगैर किसी माकूल वजह के अगर जल्दी इंसान जिंदगी से मायूस हो तो ये किलकेरिया काब की अलामत है। अब इस अलामत को आप अगर इसके जनरल मिजाज से बांध लें तो आपके लिए याद करना कुछ मुश्किल ही नहीं रहेगा। लेथार्जिक मिजाज है, हर चीज में जल्दी थक जाता है, ज़्यादा सोच भी नहीं सकता, इसलिए वो गम के मुकामात जिनमें आम आदमी आराम से गुजर जाता है उन पर से, वो इसके लिए आखिरी साबित होते हैं। वो गमों से परेशानियों से भी जल्दी थक जाता है। तो हर जल्दी थक जाने वाला मरीज, खा वो खून की थकावट हो या जहन की थकावट हो या दिल की थकावट हो, ये किलकेरिया कार्ब है। और भी बाजुओं में है, लेकिन किलकेरिया कार्ब में नुमाया है ये। और कार्बन्स में जिस्मानी कमजोरी और थकावट ये सब में पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम और कार्ब जब इकट्ठे हो जाएं तो ये थकावट जो है वो बहुत नुमाया हैसियत इख्तियार कर लेती है। ये जागते हुए भूत नहीं देखता, लेकिन सोने के बाद बाज दफा डरावनी ख्वाबें आने लगती हैं। बाद मरीज हैं जिनको अंधेरे में भूत दिखाई देने लगते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन ये किलकेरिया काब का मरीज अगर सो जाएगा तो सोते में बाज दफा डिस्टर्बिंग और खतरनाक और डरावनी ख्वाबें आने लग जाती हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है, ख्वाबों में अपने आप को वो जख्मी या हादसे को देखेगा, आग लग गई है, ऐसी डरावनी ख्वाबें ज्यादा हैं बनिस्बत इसके कि भूत आ गया है। इसकी जो सर दर्द है वो हर किस्म की हैं इसमें, लेकिन जो तमीज वाली निशानी है वो है रोशनी से एग्रेवेशन। और इसीलिए दिन के वक्त किलकेरिया काब की सर दर्द रात की निस्बत ज्यादा बढ़ती है। रात के वक्त और आराम से कुछ सुकून मिल जाता है, दिन को बढ़ती है। ये दिन को बढ़ने वाली जो सर दर्द है, इसमें कौन कौन सी और दवाएं आपको याद हैं? ब्रायनी हरकत से बढ़ती है, उसका रोशनी और दिन से नहीं ताल्लुक, हर हरकत से तकलीफ बढ़ेगी। नेक्टरम्योर की जो सर दर्द है वो सुबह 9 बजे 8-9 बजे शुरू होकर तो एक वक्त तक बढ़ती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। ग्रेफाइट्स की रोशनी से बहुत बढ़ती है, किलकेरिया काब की रोशनी से बढ़ती है। और दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? तुम डॉक्टर साहब आप बताइए। ग्रेफाइट और किलकेरिया काब और ग्रेफाइट्स में कार्बन, ग्रेफाइट्स प्योर कार्बन कार्बन है। हाँ, जी। हाँ। तो उनमें वो कोयले का पत्थर जो है जी। वो ग्रेफाइट्स है, ठीक है जी, तो इसमें भी कार्बन है। कार्बन। तो कार्बन को रोशनी से एलर्जी होना अच्छा,
ये खास तौर पर काबिल तवज्जो है, समझे हैं? जी जी और शोले से जल भी जाती है कार्बन, और उसमें भी एक चमक पाई जाती है। तो इस तरह अगर अपने जहन में पूरा तस्वर बांधे तो फिर आपको याद रखना आसान हो जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि इस वजह से इसको रोशनी से है क्योंकि कार्बन जलती है, ये मुराद नहीं है, लेकिन अस खुद जहन में ख्याल आ जाता है कि कोयला जलने वाली चीज है, और जब जलता है तो रोशनी भी पैदा होती है और गर्मी भी पैदा होती है। तो इसमें गर्मी भी, जलन भी पाई जाती है और रोशनी से सेंसिटिविटी भी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद ठंड भी पाई जाती है। इसलिए तजाद है, अंदरूनी जिस्म ठंडा हो तो फिर बाहर तलवे या स्किन जलती है, बाज़ दफ़ा अंदरूनी गर्मी होती है और बाहर सर्दी लग रही होती है। तो ये मुतज़ाद बातें भी कार्बन में पाई जाती हैं, और इस कार्बन में खुसूसियत से सर दर्द का रोशनी से ताल्लुक है, और रोशनी से सर दर्द बढ़ती है। कोल्ड और हीट का मैंने बताया है ना, इसमें ये बात सर में महसूस होती है बाज़ दफ़ा कि सारा सर ठंडा और जहां दर्द है वो जगह जल रही है। चुनांचे कैलकेरिया कार्ब की हेडेक बाज़ दफ़ा यहाँ कनपट्टियों पे बैठती है और वहाँ वो स्पॉट जल रहे होते हैं, और सारा जिस ठंड सर्दी महसूस करता, सारा सर सर्दी महसूस करता है। गुदी में बाज़ दफ़ा दर्द बैठती है तो वहाँ जलन का एहसास भी पैदा करती है, और बाकी जिस सर ठंडा होता है। तो जिस जगह एक स्पॉट में गर्मी हो और बाकी सर ठंडा हो, जिस हेडेक में, वहाँ कैलकेरिया कार्ब को सोचना चाहिए। और कार्बन की ये अलामत काली कार्ब में भी पाई जाती है, उसमें भी कार्बन है, सिर्फ कैलकेरिया के बजाय पोटैश लगी हुई है साथ, और वहां भी स्पॉट्स में जलन। ये आप सब किताबों में ये पढ़ेंगे कि कैलकेरिया काली कार्ब में जलन छोटे स्पॉट्स में, तो जिसका मतलब ये कार्बन की अलामत है। और काली कार्ब भी बहुत ठंडी दवा है। एक मरीज को जिसको सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और शदीद ठंडा था, उस वक्त मेरे पास काली कार्ब अवेलेबल थी, मैंने 200 में दी। वो सुबह दूसरे दिन पूछा, उसने कहा मुझे बहुत जल्दी फर्क पड़ा था, फिर मैं आराम से सो गया। तो सोलाइनम तो बाद में जादू की तरह असर दिखाती है, लेकिन काली कार्ब भी और लेकेसिस भी बैरूनी जिस्मानी सर्दी को, खुसूसन अगर निचली टांगों में हो, तो उसको दूर करने में बहुत मुमकिन है। लेकिन उसके बावजूद गर्मी का कोई स्पॉट जरूर होता है। इसकी पेचिश में भी अंदर कोई एक आध स्पॉट जल रहा होता है और बाकी जगह ठीक है। तो उसमें कैलकेरिया कार्ब में भी कार्बन होने की वजह से ये निशानी है। इसलिए मैं कार्बन के मज़ामीन में बार बार आपको याद करा रहा हूँ, ताकि जब भी ऐसी इलामतें आए कार्बन का ख्याल जरूर आए, फिर तहकीक करें कि कौन सी कार्बन मुफीद साबित होगी। कार्बोवेज में भी हजूर इस तरह की अलामत है जी, कार्बोवेज में भी ये हाँ, अलामत है। कार्बोवेज भी पाई जाती है। हजूर अगर सर दर्द हो जी, से आराम मिले, किससे? सर्दी से, यहाँ के अगर हाँ, ठंडी चीज लगाई जाए ठीक उससे है। आराम मिले, तो उसके लिए उसके लिए मैं आपको बताया था एक दफा पहले, ठंडी एप्लीकेशन से आराम किस चीज में है? हैं? बेलाडोना के अलावा और कई बातें थी। असल में जितनी भी जो गर्म है ना, रुझान पैदा करने वाली एक तरफ खून का, उसमें सल्फर भी है, बेलाडोना भी है, और ईस्कुलस की सरदर्द में भी ठंड से ही आराम मिलता है। लेकिन आर्सेनिक के मुतालिक कहते हैं कि सर गर्म होता है लेकिन उसको गर्मी से आराम मिलता है, मगर मेरा ख्याल है सर में नहीं, ये बात दूसरी बीमारियों में आर्सेनिक में पाई जाती है। आर्सेनिक में भी चेक करें, मुझे तो यही याद एक्सेप्शन है। हाँ? सरदर्द के मामले में एक्सेप्शन है आर्सेनिक में, हाँ, कि ठंड से वही मैं यही कहने लगा था कि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, सर दर्द में आर्सेनिक को भी ठंड से आराम मिलता है।
आपने बताया था कि सारा जिस्म कवर रखता है, सर नंगा रखता है आर्सेनिक में। हाँ हाँ, सारा जिस्म सर्दी महसूस करता है, उसको गर्म रखता है, जी जी। और सर सर को वो ठंडा खुला रखता है खिड़की से बाहर। ताकि सर्दी जी जी उसको आराम दे। जी वही बात मुझे बातें करते करते याद आ गई थी, वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे आर्सेनिक में यही याद पड़ रहा है जी कि उसमें सर दर्द में एक्सेप्शन है ये। जी। और सर को ठंडा रखना और बाकी जिस्म को गर्म रखना और किस में पाया जाता है बहुत नुमाया तौर पे? क्यों भाई, तुम बताओ। हाँ, नहीं याद? आर्निका। मगर आर्निका और आर्सेनिक में पहचान बड़ी नुमाया है, उसकी वो बेचैनी और बेकरारी उसमें नहीं पाई जाती। आर्निका में जब ये हो तो साथ दर्दें भी होती हैं, जिसम में दुखन महसूस होती है, जैसे बुखार चढ़ रहा हो। इसीलिए आर्निका मलेरिया की चोटी की दवा है जो सबसे कम इस्तेमाल होती है मलेरिया में। यानी होम्योपैथ अक्सर इसको नहीं इस्तेमाल करते, दिमाग ज्यादा चाइना की तरफ दौड़ता है या और ऐसी जो टकसाली की दवाएं हैं। हालांकि आर्निका अगर मलेरिया के मौसम में ऊंची ताकत में दी जाए तो 2-3 खुराकों में ही काफी प्रोफिलेक्टिक का काम देती है, हिफ्ज़ मातक़द्दम का काम देती है। इसलिए अफ्रीका वाले अब इसको सुन रहे होंगे तो उनको पहले भी मैंने हिदायत भी भिजवाई थी यहाँ से एक दफ़ा कि तमाम हमारे मुबल्लिगीन को खुद भी और दूसरे जितने हैं उनके माहौल में रहने वाले सबको आर्निका 1000 ताकत में कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा दें चंद मलेरिया के मौसम में। और अगर किसी के पास 1 लाख हो तो वो भी महीने के वक्फे से 1-2 खुराकें लेने से, ये मेरा ज़ाती तजर्बा तो नहीं मगर उम्मीद है कि लंबा अरसा तक फ़ायदा रहेगा। लेकिन 1000 में तो मेरा तजर्बा है कि आर्निका मलेरिया की अलामतों को खा जाती है और फिर मलेरिया डेवलप नहीं होता उससे। अंदरूनी तब्दीली का क्या करती है हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो जब तक खून का तजिया ना किया जाए हम नहीं कह सकते। लेकिन याद रखने वाली चीज़ है, इसको बहुत कम इस्तेमाल किया गया इस मौके पे। प्रोफिलैक्टिक सिर्फ आर्सेनिक ही को मिला और भी आर्सेनिक मलेरिया की दवा है। वैसे ही मलेरिया के दौरान में मैंने आपको कहा था प्रोफिलैक्टिक के लिए आर्निका है। अच्छा ठीक ये बहुत चोटी की चीज़ है। ठीक। अगर ज़रूर माथे को कोई कवर करके सोए, माथा ठंडा हो तो कवर करके सोने की ख्वाहिश होती है, फिर क्या हुआ? उसके लिए कौन सी दुआ है? माथा ठंडा हो जी, और जिस्म वैसे जिस्म गर्म हो लेकिन माथा ठंडा महसूस करे, उसको कवर करके। अच्छा, कार्बोवेज में माथा ठंडा होता है और कार्बोवेज में ये भी होता है कि सारा जिस्म ठंडा और सिर्फ माथा गर्म थोड़ा सा। लेकिन ये उस वक्त होता है जब करीबन मौत वाक़या हो चुकी हो, इसलिए उस वक्त कोई सोचने के मौका नहीं रहेगा कि क्या किया जाए। ये अजीब बात है, ये मैंने देखा है ऐसे मरीजों में, कई दफ़ा मुझे बुलाया गया है वक्त ऐसे वक्त पर कि अगर तो पसीना हो माथे पर और ठंडा पसीना हो और मौत की इलामतें ज़ाहिर हो रही हो तो कार्बोवेज बहुत अच्छा नुमाया असर करती है। बाज़ दफ़ा ठंडा पसीना नहीं होता बल्कि मरीज तकरीबन मर चुका होता है और उस वक्त जिस्म ठंडा और माथे का हिस्सा खुश्क और गर्म, ये कार्बोवेज में पाया जाता है। और अगर मौत से पहले पहले ऊंची ताकत में उस वक्त दे दी जाए तो कुछ थोड़ी सी जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो सर के ठंडे होने की या गर्म होने की अलामतें बाज़ दफ़ा मुतज़ाद दिखाई देती हैं। एक ही दवाई एक ही हालत में बाज़ दफ़ा ये असर दिखा रही है, बाज़ दफ़ा वो असर दिखा रही है। लेकिन इसलिए इस माथे से पहचानने की ज़रूरत ही नहीं। ये असूल बना लें कि अगर मरीज हाथ से निकल रहा हो उसको फ़ौरन कार्बोवेज ज़रूर देनी चाहिए, बाकी बातें बाद में सोचें। ठीक है?
लेकिन ये जो मुस्तकिल ठंडा पसीना लेकर कोई फिर रहा हो माथे पर और जिस्म गर्म हो, इसकी दुआ मुझे याद नहीं क्या है। कोई है किसी को याद? हाँ नहीं, वो सिर्फ ये जिस्म गर्म है वो नहीं है। वेरेटर में तो दस्त बहुत खुले खुले आए और माथे पर ठंडा पसीना हो तो ये वेरेटर की अलामत है। लेकिन ये जो इन्होंने नया क्वेश्चन पोज किया है कि सारा जिस्म गर्म और सिर्फ माथा ठंडा, तो किसी को याद है? कोई आप बताएं। हैं? आप बताएं डॉक्टर साहब। ये फिर देख लेंगे अगर मिल गया कोई। अच्छा, ये फर्जी बनाई बीमारी आपने या वाकई है? नहीं होता। अच्छा अच्छा। जो रोशनी का मैंने पूछा, हाँ। रोशनी आंखों में पड़े बच्चे ने और दर्द हो पीछे बुद्धि में चली जाता है। रोशनी का बताया तो है भी आपको। कलकेरिया कार्ब उनमें से एक है और ग्रेफाइट्स है, नेट्रोम्योर है, रोशनी से तकलीफ उठाने वाली, और भी बहुत सी हैं इस वक्त मेरे जहन में नहीं, लेकिन आ जाएंगे आस्ता आस्ता। बाकी इलामतों से आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, यानी जहन में मुख्तलिफ दवाओं के साथ एसोसिएशन के ज़रिए महफूज हैं। जब एक दो और इलामतें ज़ाहिर होंगी तो फिर वो दुआ भी आएगी और साथ ये भी साथ आ जाती है वापस सलामत। लेकिन नुमाया तौर पर तो जो मैंने बताया नहीं दवाओं में पाया जाता है। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, नॉट टू लाइट, ये कार्बन्स में पाई जानी चाहिए। मेरा ख्याल है मुख्तलिफ कार्बन्स में होगी, ये चेक कर लेना चाहिए। जिल्सीनियम में रोशनी से सेंसिटिविटी है। ठंडा सर्दी से जिल्सीनियम में तो सारा जिस्म ही ठंडा होता है अक्सर, उसमें कोई हिस्सा गर्म नहीं होता। मेरे इल्म में नहीं है कि जिल्सीनियम में जिस्म गर्म हो। जिल्सीनियम में अगर कोई इम्तियाजी फर्क निशानी है ठंडा होने के अलावा, जिल्द खुश्क होती है उसकी और पसीना कम आता है और मुंह खुश्क होने के बावजूद प्यास नहीं लगती। ये चीज पल्स्टिल्ला में भी है कि मुंह खुश्क हो और प्यास न लगे। लेकिन फर्क यह है कि पल्स्टिल्ला का मरीज गर्म होता है और जिल्सीनियम का ठंडा, तो इसीलिए किसी उलझन या तरद्दुद की जरूरत बाकी नहीं रहती। ये जो माथा के ठंडा होना और पसीना भी आता है साथ। नहीं, हाथ पाँव जलते हैं और माथा कवर करने को दिल करता है ठंडा। हाँ, ये बेलाडोना हो सकता है, क्योंकि बेलाडोना का सिर्फ ये निशान नहीं है कि वो सर गर्म हो और पाँव ठंडे हो। बेलाडोना का असल निशान ये है कि बाज हिस्सों की तरफ खून का रुझान ज्यादा और बाज की तरफ कम। तो अगर पाँव के ऊपर जोर मारेगा बेलाडोना तो हो सकता है सर को ठंडा कर दे। इसलिए ट्राई करके देख लें, ये खून के दबाव के तवाजुन को बिगाड़ देता है बेलाडोना और किसी एक उज़्व की तरफ रश करेगा। और इसीलिए मैंने कई दफा देखा है जब चोट ताज़ा लगी हो तो आर्निका के साथ बेलाडोना में ला के दिया जाए तो ज़्यादा मुफीद होता है और बाज़ दफा हैरत अंगेज तौर पर मरीज को एकदम शफा मिलती है, क्योंकि जो खून का रश का रुझान है इसको तोड़ देता है बेलाडोना। डॉक्टर बाज़ दफा ठंडी एप्लीकेशन, आइस फर्मेंटेशन कहते हैं उसको, शायद कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, तो इसलिए ताकि वो जरूरत से ज्यादा खून उधर न जाए और जो बारीक खुली हैं उनको नुकसान न पहुंचाए। और अगर देर तक इस तरह करे तो फिर मुस्तकिल जख्म छोड़ देता है वो सारे उस निज़ाम में। लेकिन अगर आपके पास बेलाडोना हो तो आर्निका से मिलाकर दें, किसी बर्फ की जरूरत नहीं, बहुत नुमाया फर्क दिखाता है। बेलाडोना का जो खून का रश है ये गर्मी से एग्रावेट होता है, इसलिए ठंडी टकोर इसकी इलामत है। जहाँ ठंडी टकोर की जरूरत है वहाँ बेलाडोना काम आएगा। जले में भी जैसे कहीं जल जाए हाथ वगैरह, वहाँ रेस्टॉक्स इसकी जलन को दूर करने के लिए बहुत गैर मामूली असर दिखाता है। हमारे सफर में किसी का हाथ जल गया था इस तरह ही, और उसी वक्त मैं रेस्टॉक्स की एक दो खुराकें दी, बिल्कुल तकलीफ खत्म हो गई
छाले भी नहीं पड़े, मगर वो जल्द जो जली हुई थी वो तो थी, कुछ देर के लिए उसको मरहम लगानी पड़ी, लेकिन जलन की तकलीफ बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। आमतौर इसमें कैलेंडुला लोशन कहते हैं डॉक्टर्स, होम्योपैथ, कि कैलेंडुला लोशन अगर लगाया जाए तो वो मुफीद है। फौरी तजर्बे में मेरे ये बात है, और मेरा ख्याल है आबिद हुसैन ने भी गालिबन ये लिखा हुआ है कि अगर मिट्टी का तेल मुयसर आए तो बजाय पानी के मिट्टी के तेल में फाया लगाकर जली हुई जगह पर रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़ख्म को ख़राब होने से बचाता है। और दूसरा, अगर ये भी ना हो तो साबन जी, कैंसरस नहीं कैंसरस नहीं, वो मैं बाद में आऊँगा, मैं मौके पे ज़ख्म की बात कर रहा हूँ। दूसरा है साबन पानी में पड़ा रहे कुछ अरसा, जिस तरफ उसको रखें वहाँ गीला होने की वजह से वो उस पर क्रीम सी आ जाती है, सफेद सी, वो क्रीम अगर जली हुई जगह पे लगा दें तो वो बहुत मुफीद है। और ये दोनों चीज़ें, मिट्टी का तेल और क्रीम, एंटीसेप्टिक काम भी करती हैं फिर, और जिल्द के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, जल्दी हील भी कर जाती है, ज़ख्म में पीप नहीं पड़ती, खराबी नहीं पैदा होती। और खाने में रस्टॉक्स 200 जलन का असर दूर करने में बहुत मुफीद है। कैंथरिस 30 डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर असलम साहब ने, ये वो भी दी जाती है, मैं भी देता रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं उसमें कोई रिस्पांस मिला जितना इस तरीक पर मैंने देखा है। रस्टॉक्स जलन की काफ़ी बड़ी दुश्मन है, और जहाँ छाले पड़ने हों और बड़े छाले पड़ने हों वहाँ रस्टॉक्स पहले जहन में आती है। कैंथरिस में भी गर्मी है, कैंथरिस में भी छाले हैं, लेकिन कैंथरिस के छाले छोटे छोटे होते हैं, और उसकी तेज़ी जो है उसका अक्सर ताल्लुक गुर्दों की खराबी या पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन वगैरह से होता है। लेकिन रस्टॉक्स जो है वो एक अमूमी दवा है, और छोटे छाले नहीं बल्कि बड़े बड़े छाले बोलते हैं इसमें, और जलने में मैंने देखा बड़े बड़े छाले निकलते हैं। तो पैटर्न इसका रस्टॉक्स से मिलता है, इसलिए मैं इसको रस्टॉक्स को देता हूँ, और मैंने देखा है कि फ़ायदेमंद है, सिर्फ एक वो नहीं है नज़रिया, बल्कि वाकई तो तजर्बे में आई हुई बात है। हुजूर, चोट में और जलने में भी ये जो शॉक एलिमेंट साथ में होता है, शॉक एलिमेंट तो होता है हर हादसे में, जलने में भी होता है। ये दवाएं इसके लिए भी करेंगे कुछ और साथ? जो दवाएं हैं शॉक के लिए ज़रूरी हैं, जिनका इनके दायरे से ताल्लुक नहीं है, बाहर का दायरे से, वो तो देनी पड़ेंगी। मसलन पागलपन की अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं और अचानक जहन माऊफ हो गया है, उसके लिए और किस्म की दवाएं हैं। ओपियम है, एकोलाइट है ऊंची ताकत में, आर्सेनिक है, आर्सेनिक जलने का भी एंटीडोट है, अगरचे इसमें छाले नहीं उस तरह पाए जाते। तो ऐसी दवाएं जिनका ताल्लुक शौक से है, कतई नज़र इसके कि वो जलने का शौक है या किसी की मौत का शौक है या हादसे का, वो दायरे ही अलग है, इसलिए उसको जलने के साथ बांधने के कोई माने नहीं है। शौक की दवाएं अलग हैं अपने तौर पर, और अगर जलने के बाद रिलीफ जल्दी मिल जाए तो हो सकता है वो शौक फिर पैदा ही ना हो। वो जो डर और खौफ छा गया है, वो अचानक रिलीफ मिल जाए तो उसमें मदद मिलेगी, लेकिन बरह रास्त उसके लिए ये दवाएं नहीं हैं, बल्कि मरज दूर होने के नतीजे में सदमे में कमी आना एक तभी अमर है। इसमें मैंने बता चुका हूँ गालिबन आपको कि पाँव कभी जलते हैं कभी ठंडे हो जाते हैं, बदलना है। इसमें एक चीज है, यानी हाइड्रोकेफलस की इलामतें भी हैं। हाइड्रोकेफलस सिर के इस वजह से बड़ा होने का नाम है कि उसके अंदर जो पानी है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में एक सुराख होता है, उसके जरिए वो रीढ़ की हड्डी में जाता है पानी, और उसके अखराज के लिए जो भी निज़ाम अल्लाह ने बनाया है एक सर्कुलेशन में आता रहता है।
आमतौर पर वो बंद हो अगर सुराख या किसी और बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, मुझे इसकी तफासिल का इल्म नहीं, एलोपैथिक वैसे जानते होंगे, मगर वो बच्चा जिसका सर बड़ा होना शुरू हो जाए और उसका पानी अंदर दबाव डालना शुरू करे, कुछ अरसे के बाद उसकी आंखों की पुतली छोटी होने लगती है और जब दबाव बढ़ जाता है तो रात को सोते में बड़ी दर्दनाक चीख मारता है और ऐसा बच्चा बिलअमूम एलोपैथिक इलाज के काबू नहीं आता बल्कि सर्जरी का केस बनता है और सर्जरी में भी उसकी शफा के इम्कानात बहुत कम हैं और अगर वो जिंदा बचे भी तो अक्सर सूरतों में नीम पागल या एक लाशा सा बनकर रहेगा। इसलिए सर्जरी अमूमन एडवाइजेबल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हमारे कराची के एक बड़े मशहूर सर्जन थे, वो ऐसे बच्चों को माँ बाप को मशवरा दिया करते थे कि तुम कहते हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन 5% सिर्फ चांस है। 95% इस बात का इम्कान है कि किसी मुस्तकिल जख्म के नतीजे में जो दिमाग को पहुंच जाए ये एक मफलूज सी हालत में रहेगा। तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक दवाओं पर अबूर बड़ा जरूरी है। सिलीशिया सबसे ज्यादा मौसर है इसमें, लेकिन मैं अमूमन छोटी ताकत में देता रहा, लेकिन वहां जहां बच्चों का सिर कुछ ज्यादा बड़ा होकर सख्त हो गया था वहां सिलीशिया ने काम नहीं किया, इसलिए और दवाएं तलाश करनी चाहिए। एपोसाइनम के मुतालिक भी मैं बता चुका हूं, वो भी काम आती है उसमें, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में ये क्लेम किया जाता है कि ये हार्ड होने के बावजूद वहां ये काम दे सकती है, तो उस पर ट्राई करना चाहिए जितना भी वक्त मेरे बच्चे का। बड़े हुए सिर से इस ख्याल से नहीं डरना चाहिए कि गोया अब ये सिर वापस नहीं आएगा। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनमें जब पानी का अखराज हो गया, सिलीशिया तो इस तरह फायदा देती है कि पानी का अखराज कभी कान से कभी आंखों से जगह जगह से पानी की निकाल देती है और रफ्ता रफ्ता फिर पीछे बीमारी को भी क्योर करती है। तो ऐसे बच्चे का सिर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता है, वक्त लेता है लेकिन सुकड़ता जरूर है। लेकिन जो हार्ड हो चुके हों उनमें मेरा तजुर्बा नहीं कि कभी वो सिर सुकड़ा हो, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में चूंकि क्लेम किया जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी सूरतों में जब ज्यादा एडवांस स्टेज हो तो कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करके देखना चाहिए और अगर किसी जगह फायदा हो तो मुझे भी बताया जाए और ये देखना चाहिए कि कौन सी पोटेंसी काम देगी। बाज़ दफा बहुत ऊंची ताकत काम देती है, लेकिन बाज़ दफा लोग डरते हैं कि कहीं इसका रद्द-ए-अमल ना हो। जो इस किस्म की बीमारियां हैं उनमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है, इसलिए कि ये जो कैलकेरिया कार्ब है या सिलीशिया, इसका असर दिमाग के पर्दों पर नहीं है, उस पानी पर नहीं है जो एक्सूड हो रहा है, इसका ताल्लुक उन हड्डियों से है या उस टिश्यू से है जिसने इसको रोका हुआ है, इसलिए उसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ करता। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, इसलिए 1 लाख में कैलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करना कोई गैर माकूल बात नहीं होगी, लेकिन असर चूंकि आहिस्ता ज़ाहिर होता है इसलिए 1 महीने के बाद रिपीट किया जाए और फिर देखा जाए कि इस अरसे में क्या क्या तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। इस कैलकेरिया कार्ब का जो हाइड्रोकेफलस है उसकी पहचान में ये बात मददगार होती है कि ऐसा बच्चा शुरू से ही रोशनी बर्दाश्त नहीं करता। बस अगर हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट हो, फोटोफोबिया हो, खौफ हो इसका रोशनी का, तो ऐसी सूरत में कैलकेरिया कार्ब ज्यादा इम्कानी दवा है। ये भी वजह हो सकती है कि मैंने कभी कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल नहीं किया। ये ऐसा मरीज मेरे इल्म में कोई बच्चा नहीं आया जिसको गैर मामूली तौर पर फोटोफोबिया हो, अगर होता तो शायद इसका ख्याल भी आ जाता, लेकिन
सिलिशिया के केसेस अक्सर देखा है जो मेरे सामने आते रहे, सिलिशिया से ताल्लुक था। और एक ये भी वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के आबो हवा में और उन हालात में सिलिशिया ही दवा हो। बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा, मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स, टेरेन्स यानी ज़मीन की तर्ज और खासियत, ये सारी दवाएं मुअय्यन करने में ख़ास तौर पर मददगार भी होती हैं और बाज़ बीमारियां पैदा करने के मूजिब भी होती हैं। एक दफ़ा महाजर कैंप जो था अफगान का, उसमें हमारे साथ हमारे ताल्लुकात हुए, उनकी बाज़ खिदमत का मौका मिला। तो एक बीमारी उन्होंने बताई कि शदीद गुर्दे की तकलीफ होती है, पथरी पाई जाती है और किसी दवा से आराम नहीं आता। बर्बरिस भी देते रहे, दूसरी दवाएं भी उनको एलोपैथी भी मिली, लेकिन वो डिजॉल्व नहीं करती थी। तो उस पर मैंने सिलिशिया उनको दी, क्योंकि वो पथरीला इलाका है और मिजाज भी ऐसा था जो मुझे ख्याल था कि सिलिशिया उस माहौल में काम करने वाली होगी। वो लोग पत्थरों के ऊपर पीसते हैं बाज़ दफ़ा गंदम वगैरह, और उनके खाने में ये पत्थर वगैरह, सिलिकॉन, ये बहुत सारी चीज़ें अंदर जाती रहती हैं। तो इस ख्याल से कि सिलिशिया का उस पर अमल दखल होगा। सिलिशिया दिलवाई जमा कैलकेरिया काब, सॉरी वो बर्बरिस वगैरह, और हैरत अंगेज बात शफा के केसेस सामने आए कि वो पथरियाँ जो बिल्कुल सख्त थीं और बिल्कुल असर नहीं दिखा रही थीं, वो रेजा रेजा होकर निकलनी शुरू हो गई। बाज़ दफ़ा बड़े टुकड़े निकले तो मैंने देखा कि सिलिशिया उनके सीमेंट को घोल रही है। जो इलामतें इकट्ठी की उनसे ये असर लगता था कि पथरियाँ बाज़ दफ़ा छोटे टुकड़ों में सीमेंट के जरिए जुड़ी होती हैं। उस सीमेंट को हल करने में सिलिशिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका यही काम था कि फॉरेन प्रेजेंस, वो वजूद जिसका जिस्म में दाखिल होने का कोई हक नहीं है, उसको निकालने की कोशिश करती है। लेकिन किस तरह करती है हमें इल्म नहीं, लेकिन इस मामले में मैंने देखा था कि सिलिशिया ने उस सीमेंट को बुलाया है। और इस पहलू से ये उन इलाकों की भी दवा है जो थरी इलाके हों, राजपूताना वगैरह, वहाँ भी सिलिशिया की पथरियाँ बहुत पाई जाती हैं। और वहाँ मुअल्लिमीन हमारे पास थे जिनको बहुत शौक था, उनके ज़रिए मैंने इस्तेमाल कराई। तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि बहुत हाई इंसिडेंस है, बहुत जो निस्बत है शफा की खुदा के फल से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो सिलिशिया को भी इसमें याद रखना चाहिए। मैं बता रहा था कि सनलाइट की इलामत सिलिशिया में नहीं मैंने देखी कि उसको सनलाइट से अवर्शन गैर मामूली हो, लेकिन कैलकेरिया कार में अच्छा पथरियों की भी दवा है, उसमें भी ये जो अमूमी इसकी इम्तियाजी निशानी है वो देखेंगे आप तो मरीज को और दवा को पहचानने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नज़र धुंधलाती है इसमें, इसलिए कैटरेक्ट में भी मुफीद है। फील्ड के सामने धुआं सा और धुंध जैसी आ जाती है, लेकिन कैटरेक्ट जरूरी नहीं है। आमतौर पर जो बात मरीजों में, खुसूसन मरीजों में मैंने देखा है कि डिम विजन की शिकायत करते हैं लोग, उसमें कैलकेरिया कार अच्छी है। ये ओपेसिटी ऑफ कॉर्निया का भी इलाज है। कॉर्निया में चीजें बाज़ दफ़ा बैठ जाती हैं ना, मवाद सफेद धुंधला मवाद से जमा होना शुरू हो जाता है, कैलकेरियस टिश्यूज बैठ जाते हैं, उसमें भी कैलकेरिया कार अच्छी दवा है। कान के अंदर डिस्चार्जेस अगर पुराने आहिस्ता आहिस्ता हों, इसकी और बहुत सी आपको मैं दवाएं पहले बता चुका हूँ, कैलकेरिया को भी उसमें पेश नज़र रखना चाहिए। कैलकेरिया के मतलब कहते हैं कि अक्सर येलो डिस्चार्ज होता है,
अब मैं नहीं समझ सकता कि ये यकीनी है या इत्तेफाकी तौर पर नोट हुआ है, जो इन्फेक्शन पुरानी हो जाए उसका जल्द होना एक तभी अमर है, इसलिए इससे ज्यादा कोई इलामत नहीं है ये कि किलकेरिया पुरानी अमराज में ना कान की पुरानी अमराज में काम आता है, लेकिन इसको इम्तियाजी इलामत नहीं कह सकते। कान के जो पीछे पर्दे हैं, इसमें यह बात मैंने महसूस की है किलकेरिया में, उन पर्दों में थिकनेस होने की वजह से वो जो वाइब्रेशन को नर्व्स को कन्वे करते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, और गालबन इसी किस्म का असर ये आंख के पर्दों पर भी डालती है। इसलिए जाहिर में बाहर की तरफ कोई चीज दिखाई ना भी दे तो डिम विजन की शिकायत, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने वाला बहरापन जो रफ्ता रफ्ता आवाजों में तफरीक कम कर दे, ये वो है जो किलकेरिया को मांगता है। और इसमें मेरे तजुर्बे में भी है कि ऐसे कान जिन्होंने रफ्ता रफ्ता बाज तमीज छोड़ दी थी बाज आवाजों की, बाज पिच को सुनते थे, बाज को नहीं सुनते थे, उनको जब किलकेरिया का आप खिलाया गया कुछ अर्सा तो बिल्कुल साफ उनकी आवाज हो गई। इस पर हाँ जी, अब आपने उस वक्त हाथ उठाया जबकि उन्होंने भी उठा दिया। जसवाल साहब ने जिस वक्त उंगली उठाई उसी वक्त आपने हाथ उठा दिया, क्योंकि सवाल साहब वक्त खत्म हो गया, एक मिनट ऊपर हो गया दूर। अच्छा अब नहीं, बाकी फिर से इंशाल्लाह अपने सवालात लिख लें। कल मैंने आपको कहा था कि आखिर पर 15-20 मिनट सवालात के रखेंगे, अब मगर आपने याद कराना है अगली दफा से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।